कंटिन्यूइंग विद सेक्शन 181। 181 से लेके 188 तक जो सेक्शंस है ना, हम इनमें गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स की फॉर्जिंग, काउंटरफीटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा को डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने 181 से 188 तक ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। डेप्थ में जाना है 189 सेक्शन और 190 सेक्शन के तहत, ठीक है, क्योंकि उसमें कंसेप्ट है जिसको हमें डिस्कस करना है। सो कंटिन्यूइंग विद सेक्शन 181 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, मेकिंग और पोजेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स फॉर फोर्जिंग और काउंटरफीटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। यानी कि क्या कहता है कि बनाना या पोजेस करना किसको, ऐसी चीज को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ऐसे डिवाइस को, या फिर ऐसे मटेरियल्स को जो काम आते हैं फॉर्जिंग करने के लिए। फॉर्जिंग करने का मतलब कि किसी चीज को ऑल्टर करना, विच इज पनिशेबल इन द सेंस। फॉर्जरी के इन इन डेप्थ कंसेप्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मटेरियल्स फॉर फॉर्जिंग, अभी तक आप डिक्शनरी मीनिंग के एज पर भी चल सकते हो। फॉर फॉर्जिंग और काउंटरफीटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, यानी कि बदलाव करना, छेड़छाड़ करना इस तरीके से कि दिखने में वो लगे कि वो एक जायज करेंसी नोट है या बैंक नोट है, लेकिन वो है नहीं, ठीक है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बनाना या पोजेस करना, या ऐसे मटेरियल्स को बनाना या प्रोसेस करना जो फॉर्जरी करने के काम आते हैं या काउंटरफीटिंग करने के काम आते हैं, टू मेक इट अपीयर लाइक समथिंग एल्स। चलो, और टू मेक इट और टू मेक द फॉल्स थिंग टू अपीयर एज करेक्ट, ठीक है। तो आगे आ जाओ कि whoever makes or amends or performs any part of the process of making or mending or buys or sells or disposes of or has in his possession, ठीक है, कोई भी बनाता है, कुछ भी ऐसा काम करता है, परफॉर्म करता है ऐसी एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर वो चीज, नकली नोट बनाने का प्रोसेस है 3-4 स्टेजेस में बटा हुआ, उनमें से किसी एक स्टेज में भी पार्ट परफॉर्म करता है अपना, ठीक है, खरीदता है या बेचता है या डिस्पोज ऑफ करता है ऐसी चीजों को जो उसके पोजेशन में है, ऐसी कोई भी मशीनरी, ऐसी कोई भी डाई, ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल, किस पर्पस के लिए, इसी सेम पर्पस के लिए, या फिर ऐसी चीज की वो नॉलेज रखता है कि अगर मेरे मुझे ये पता है कि मैं ये इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फॉर्जरी या काउंटरफीटिंग कर सकता हूं और मैंने इसके लिए रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। तो issued by the government for the purpose of revenue, currency note or banknote shall be punished with the imprisonment for life or with the imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years। तो इसके लिए सजा होगी या तो उम्र कैद या फिर imprisonment of either description, simple और rigorous जो भी, which may extend to 10 years, 10 साल की हद तक। सेक्शन 182, मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, कि मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना या ऐसे डॉक्यूमेंट्स यूज करना जो दिखने में लगे करेंसी नोट हैं या बैंक नोट्स हैं, किसी को ऐसा दिखावा कर देना, जैसे कि whoever makes or causes to be made or uses for any purpose whatsoever or delivers to any person any document purporting to be or in any way resembling, जैसा कि मैंने बताया, और नियरली रिजेंबलिंग, उसके जैसा दिखना या उसके जैसा दिखाई पड़ना, ऐसा एज टू बी कैलकुलेटेड टू डिसीव, किसके लिए, कि मतलब किसी को धोखे में रख देना, धोखाधड़ी में करना ऐसा उसके साथ काम। एनी करेंसी नोट और बैंक नोट शैल बी पनिश विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू 300 रुपीज। 182 सेक्शन 182 क्लॉज 2 पर आ जाओ। इफ एनी पर्सन whose name appears on a document, the making of which is an offense under subsection 1, refuses without lawful excuse to disclose to a police officer। अच्छा, किसी भी बंदे का नाम अगर आ रहा है ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर, the making of which is an offense, जैसे कि ऊपर मैंने बताया, वो मना करता है बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज के टू डिस्क्लोज टू अ पुलिस ऑफिसर, यानी कि जिस बंदे का नाम लिखा है और जो बंदा पकड़ा गया है वो उस बंदे का नाम नहीं बता रहा, उसके पास लॉफुल एक्सक्यूज भी नहीं है कि उस बंदे का नाम पता क्या है, वो नहीं बता रहा जिसका बाय हुम इट वाज प्रिंटेड, ठीक है। इफ एनी पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन अ डॉक्यूमेंट द मेकिंग ऑफ व्हिच इज एन ऑफेंस रिफ्यूज। अच्छा, जैसे डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया उसमें आपका नाम आ रहा है, आपको पुलिस ने पकड़ लिया और आप मना कर रहे हो बिना लॉफुल एक्सक्यूज के टू डिस्क्लोज अ पर्सन, नाम पता बताने से आप मना कर रहे हो किसका, उस बंदे का जिसने प्रिंट किया है उस चीज को, या अदरवाइज उसको फाइन लगेगा इस इंसान को 600 रुपए की हद तक। क्लॉज 3, वेयर द नेम ऑफ एनी पर्सन
appears on any document, किसी भी बंदे का नाम आता है ऐसे किसी की भी डॉक्यूमेंट का, who is charged with an offense, which any person is charged with an offense under subsection 1 or on any other document used or distributed, ऐसे डॉक्यूमेंट पर या ऐसे किसी डॉक्यूमेंट पर जो यूज किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन कनेक्शन विद दैट डॉक्यूमेंट, इट में जब तक कंट्रेरी प्रूव नहीं कर देता वो खुद कि मेरा इससे कोई लिंक नहीं है, तो प्रिज्यूम क्या किया जाएगा कि उसी बंदे ने ही, अगर वो मतलब बता नहीं रहा है या फिर एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि वो समझा नहीं रहा है कि वो किसने, वो उसके ऊपर उसका नाम आया है तो आया कैसे है, ये वो वगैरह वगैरह, तो नेचुरल प्रिजम्पशन क्या होगी, प्रिजम्पशन लॉ की ये होगी कि उस बंदे ने ही ये सारा कार्यक्रम किया है। Section 183. Effacing writing from substance bearing government stamp or removing from document a stamp used for it with intent to cause loss to government. Effacing का मतलब क्या? Erasing from service. Removing का मतलब क्या? उतारना। किस चीज को? Any document or stamp used for it. ठीक है, जो सरकारी टिकटें हम लगाते हैं जिसको टिकट कहते हैं, स्टैंप्स होती हैं या कुछ भी ऐसी सरकारी स्टैंप, गवर्नमेंट स्टैंप जो बहुत तरह तरह की आती हैं, विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू गवर्नमेंट, उसको इरेज करना सरफेस से या फिर उसको उतारना सरफेस से, इस चीज को एक अपने आप में ऑफेंस माना गया है। जैसे कि कोर्ट फीस की टिकटें जो होती है, कोर्ट फीस स्टैंप होती है, उसको इफेस करना है, रिमूव करना, वो अपने आप में एक अपराध है, सजा 3 साल की हद तक। सेक्शन 184, एक 183 जैसा ये सेक्शन है, लेकिन फर्क क्या है? 184 में यूजिंग गवर्नमेंट स्टैंप नोन टू हैव बीन यूज्ड बिफोर, पहले तो स्टैंप्स यूज करके हमने इस्तेमाल उसका कर लिया, बाद में उसी को उतार के दोबारा से इस्तेमाल कर लिया। जब इस्तेमाल आपने कर लिया तो 2 साल की हद तक सजा, क्योंकि ऑफेंस के इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो गए। यूजिंग गवर्नमेंट स्टैंप नोन टू हैव बीन, जब मेरे को पता, जैसे आपने उतारी और मेरे को पकड़ा दी, मैंने आगे यूज कर ली, आपको उतारने की सजा 183 में, मेरे को यूज करने की सजा 184 में, ऐसे। 185, इरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टैंप हैज बीन यूज्ड। अब स्टैंप यूज हो गई है और उसके ऊपर जो मार्क लगा हुआ है, साइन हुए हैं, काउंटर साइन हुए हैं, कुछ भी हुआ है, उस मार्क को इरेज करना। स्टैंप लगी हुई है उसके ऊपर, कोई मोहर लगी हुई है, उसको इरेज करना। क्यों? इन तीनों सेक्शंस में क्या कॉमन है? फ्रॉडुलेंटली विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू गवर्नमेंट। तीनों में इंटेंट क्या है? सरकार को नुकसान पहुंचाने की। अच्छा, इरेजेस और रिमूव्स फ्रॉम अ स्टैंप इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर पर्पस ऑफ रेवेन्यू एनी मार्क put or impressed upon such stamp for the purpose of denoting that same has been used or knowingly has in his possession or sells or disposes of any such stamp which such mark may have been with such mark has been erased or removed or sells or disposes of any such stamp। ठीक है, मतलब जानते हुए भी ये ऐसी स्टैंप को मैंने अपने पास रखा हुआ है। यूजिंग सच स्टैंप, इम्प्रेस्ड अपॉन सच स्टैंप, उसके ऊपर मार्क लगा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ डिनोटिंग द सेम हैज बीन यूज्ड नोइंगली, जानते हुए, और हैज इन हिज पोजेशन, जानते हुए भी अपने पास रखना और उसको बेच देना या फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर देना। एनी सच स्टैंप फ्रॉम विच सच मार्क हैज बीन इरेज्ड। अच्छा, किसी ऐसी स्टैंप का मार्क इरेज करके उसको बाद में बेच देना, डिस्पोज ऑफ कर देना, कुछ भी कर देना, सजा कितने साल की? 3 साल की। सेक्शन 186, प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टैंप्स। ऐसी गवर्नमेंट स्टैंप ने, सरकार ने कोई भी ऐसी स्टैंप बनाई नहीं है, आपने खुद ही ऐसी इन्वेंट करके, फिक्टिशियस सी बना के, जाली सी बना के आपने क्या किया? हुएवर मेक्स नोइंगली अटर्स डील्स इन और सेल्स एनी फिक्टिशियस स्टैंप और नोइंगली यूजेस फॉर एनी पर्पस, फॉर एनी पोस्टल पर्पस एनी फिक्टिशियस स्टैंप। अच्छा, कोई भी ऐसी फिक्टिशियस स्टैंप बना रहा है या जानते हुए भी डील कर रहा है, इसका काम कर रहा है बेचने का, उसको फिक्टिशियस स्टैंप को, या फिर जानते हुए भी वो यूज कर रहा है पोस्टल पर्पसेस के लिए, या किसी भी ऐसी फिक्टिशियस स्टैंप को बना के, या फिर अपने पोजेशन में रखना बिना किसी बात के, या फिर ऐसी चीजों को बना रहा है बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज के। उसने रखी हुई है क्या? डाई रखी है, प्लेट रखी है, इंस्ट्रूमेंट मटेरियल रखे हुए हैं। ठीक है, कितने साल की सजा? साल की कोई नहीं सजा, 200 रुपए के फाइन तक की सजा। ठीक है, क्लॉज 2 सेम सेक्शन का। Any such stamp, die, plate, instrument, materials in the possession of any person for making any fictitious stamp may be seized and if seized shall be forfeited। अच्छा, कभी भी ऐसा बंदा हाथ में आ गया और उसके पास ये चीजें पोजेशन में थी तो वो सीज कर ली जाएंगी, या फिर
एंड इफ सीज शैल बी फोरफिटेड, उसको मतलब फोरफिट करनी ही पड़ेंगी वो। क्लॉज 3, इन दिस सेक्शन फिक्टिशियस स्टैम्प मींस एनी स्टैम्प फॉल्सली परपोर्टिंग टू बी इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ डिनोटिंग अ रेट ऑफ पोस्टेज। अच्छा, फिक्टिशियस स्टैम्प क्या है? कोई भी ऐसी स्टैम्प फॉल्सली परपोर्टेड भी, मतलब जान के उसको दिखाई देना, मतलब जान के ऐसा शो करना कि वो सरकार ने बनाई है, किसके लिए? फॉर डिनोटिंग द पर्पज, फॉर द पर्पज ऑफ डिनोटिंग अ रेट ऑफ पोस्टेज। जैसे हम डाक भेजते हैं तो उसके ऊपर स्टैंप्स लगती हैं, ठीक है, वो स्टैंप्स का कुछ वैल्यू होता है, और उस वैल्यू को या उस ये जताना कि ये इतने वैल्यू की है और भारतीय सरकार ने बनाई है, तो ये सारा प्रोसेस करना और स्टैंप ऐसे निकालना, फिक्टिशियस स्टैंप, वो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। क्लॉज 4, in this section I also in sections 178 to 181 both inclusive, 183 to 185 both inclusive, government जो word use किया गया in connection with और in reference to any stamp used denoting, तो क्या कहता है कि be deemed to include the person or persons authorized by law to administer executive government in any part of India or in any foreign country। क्या था कि सरकार क्या मान ली जाएगी? गवर्नमेंट व्हेन यूज्ड इन, जो वर्ड गवर्नमेंट यूज किया गया क्या इंक्लूड करेगा वो? पर्सन और पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू एडमिनिस्टर, मार्क कर लो, पर्सन और पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया और इन फॉरेन कंट्री, इंडिया और फॉरेन कंट्री दोनों के। Section 187, person employed in mint causing coin to be of different weight or composition from that fixed by law. Whoever being employed in any mint lawfully established in India does any act amidst what he is legally bound to do with the intention of causing any coin issued from the mint to be कि मतलब बंदा काम कर रहा है टकसाल में, सिक्का जो है उसको डिफरेंट वेट का कर देना या उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट कर देना, जो क्राइटेरिया सरकार ने सेट किया हुआ है उसको चेंज कर देना, ठीक है। अगर 5 ग्राम का सिक्का है उसने 4 ग्राम के निकालने शुरू कर दिए, 1 ग्राम स्कूप आउट करना शुरू कर दिया, तो ऐसे इंसान को 7 साल की हद तक सजा। 188 सेक्शन, अनलॉफुली टेकिंग कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट। अच्छा, कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट जो टकसाल में जो मशीन बना रही है सिक्कों को, ठीक है, ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को इलीगली उठा के ले जाना, ठीक है, ऐसी चीज को उठा के निकल लेना विदाउट लॉफुल अथॉरिटी टेक्स आउट एनी मिंट आउट ऑफ एनी मिंट लॉफुली एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया कॉइनिंग टूल और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, 7 साल की सजा ऐसी मशीनरी को उठा के भागने की। चैप्टर 11 पर आ जाओ, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। अच्छा, सेक्शन 11 किससे डील करता है? ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, इसका एमसीक्यू आ सकता है। अच्छा, आगे आ जाओ, सेक्शन 189, अनलॉफुल असेंबली। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्संस is designated an unlawful assembly if the common object of the persons composing that assembly is। अच्छा, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? कम से कम 5 लोग या उससे ज्यादा होने चाहिए, और साथ में उनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अनलॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल क्या है देख लेते हैं। टू ओवरऑ बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल, मतलब किसी सरकारी कर्मचारी को या सरकारों को रोकना, तंग करना, परेशानी दे पहुंचाना, किसके द्वारा? क्रिमिनल फोर्स के द्वारा। कोई भी अफसर जा रहा है, ऑफिसर जा रहा है और क्रिमिनल फोर्स शो करके उसको उसके जो काम है उससे उसमें बाधा डालना, उसको टोकना, उसको रोकना, ठीक है। या फिर टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, कि मतलब एग्जीक्यूशन करनी है किसी लॉ की, ठीक है, पुलिस वाला आया है डिक्री एग्जीक्यूट करना है या कुछ भी होने, कुछ किसी भी तरह की लॉ, कोई भी जजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए सरकारी कर्मचारी आता है तो उसको रोकना। या फिर मिसचीफ कमिट करना, क्रिमिनल ट्रेसपास करना, वो भी इसमें आ रहा है। मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स, शो ऑफ क्रिमिनल, मतलब दिखावा करना क्रिमिनल फोर्स का, किसके लिए? किसी की भी जमीन का को हड़पने के लिए, पोजेस करने के लिए बंदे लेके जाना और क्रिमिनल फोर्स शो करना, बदमाशी करना। अच्छा, किसी का भी इनकॉर्पोरियल राइट या कॉर्पोरियल राइट। कॉर्पोरियल राइट वो विच इज एग्जिस्टिंग इन रियल वर्ल्ड, इनकॉर्पोरियल राइट वो जो विच इज नॉट एग्जिस्टिंग। जैसे इनकॉर्पोरियल राइट्स की उदाहरणें हो गई, जैसे आईपीआर हो गया, कॉपीराइट पेटेंट हो गया, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स, शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल अ पर्सन व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू। अच्छा, बदमाशी करके आपने किसी भी इंसान को वो करने से रोकना जो उसकी लीगल ड्यूटी है, उसको वो ना करने देना, उसको रोकना। एक्सप्लेनेशन, एन असेंबली which was not unlawful
when it assembled may subsequently become an unlawful assembly. An assembly which was not अच्छा, जो असेंबली जैसे 5 लोग इकट्ठे हुए थे, अनलॉफुल असेंबली नहीं थी, ठीक है, लेकिन बाद में उनका वो हो सकता है कि बाद में अनलॉफुल असेंबली हो जाए, वहां खड़े खड़े ही उनका प्लान बन जाए, अनलॉफुल असेंबली की दायरे में आ जाए, गाइडलाइंस जो मैंने अभी बताई उसके अंदर आ जाए, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जैसे ही उनका ऑब्जेक्ट बदल गया, साथ ही वो अनलॉफुल असेंबली बन गई। क्लॉज 2 पर आ जाओ, whoever being aware of the facts which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of unlawful assembly। अच्छा, जानते हुए भी उसी असेंबली का हिस्सा बनना, ठीक है, बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, कितने टाइम की सजा? 6 महीने की सजा। क्लॉज 3 क्या कहता है? ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, जानते हुए ज्वाइन करना और कंटिन्यू करना अनलॉफुल असेंबली को, एनी असेंबली को नहीं, अनलॉफुल असेंबली को, नोइंग इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, यानी कि ऑर्डर किया हुआ डिस्पर्सल का डीसी ने कि इस आप डिस्पर्सल कर दो इस असेंबली को, ना कंटिन्यूटी में रखो। सजा कितने साल की? 2 साल की। बीइंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, अच्छा, अनलॉफुल असेंबली भी रखी है और हथियार भी आपने डेडली वेपन्स रखे हुए हैं, दातरें वगैरह, ये वो तलवारें, 2 साल की हद तक की सजा। क्लॉज 5 पर आ जाओ। क्लॉज 3 और क्लॉज 5 आपस में काफी मैचिंग है, कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूजन का जो जड़ है उसको मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ऊपर वाला जो कह रहा है सेक्शन क्लॉज 3 कह रहा है कि ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, लेकिन फिफ्थ क्या कह रहा है? ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन एनी असेंबली और 5 और मोर पर्सन्स लाइकली टू कॉज डिस्टर्बेंस, मतलब आशा है कि ऐसी जो 5 या 5 से ज्यादा लोगों की असेंबली है वो दंगा फसाद कर सकती है समाज में। आफ्टर सच असेंबली हैज बीन लॉफुली कमांडेड टू डिस्पर्स, कि मतलब ऐसी असेंबली को लॉफुली कमांड दिया गया है कि डिस्पर्स हो जाओ, ऑर्डर आया हुआ है, वो अनलॉफुल असेंबली नहीं है, एनी असेंबली है। ऐसी केस में भी ज्वाइन करना या कंटिन्यू करना तो जाहिर सी बात है कंपैरेटिवली कम सजा 6 मंथ्स तक की। और नीचे उन्होंने कहा है कि एक्सप्लेनेशन में इफ द असेंबली इज एन अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, तो क्लॉज 5 में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अगर एनी असेंबली है तो क्लॉज 5 लगेगा, अगर अनलॉफुल असेंबली है तो क्लॉज 3 लगेगा। क्लॉज 6 पर आ जाओ, whoever hires, engages, employs, promotes, connives at the hiring, engagement or employment of any person to join or become a member of any unlawful assembly, ठीक है, कि किसी भी आप ऐसा एक्ट कर रहे हो अनलॉफुल असेंबली जैसे है और उनमें आपका रोल क्या है? आप अपने बंदे लेकर आने हैं कि और ज्यादा से ज्यादा लोग अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बने। आप आपको लगेगा कि आप पार्ट नहीं हो अनलॉफुल असेंबली की, आप तो बस लोग भिजवा रहे हो उनके लिए, फिर भी लॉ क्या कहता है? आपको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे आप अनलॉफुल असेंबली का ही हिस्सा हो। क्लॉज 7, whoever harbors, receives or assembles in any house or premises in his occupation, ठीक है, हार्बर्स, जैसे मेरा कर रहा है और मैं हार्बर किसको कर रहा हूँ? और चार्ज अंडर हिज कंट्रोल एनी पर्सन नोइंग दैट सच पर्सन हैव बीन हायर्ड, अच्छा, मैं उन लोगों को पनाह दे रहा हूं जो मुझे पता है इन लोगों को भर्ती किया गया अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बनने के लिए, मुझे भी 6 मंथ्स की सजा होगी क्योंकि मैंने हार्बर किए हैं ऐसे लोग। क्लॉज 8, whoever is engaged और hired और offers और attempts to be hired, कि मतलब वो कोई अनलॉफुल असेंबली है और मैं जा रहा हूँ कह रहा हूँ कि मेरे को ले लो यार, मेरे को अपने में शामिल कर लो यार, मेरे को, मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि मुझे वो अपना हिस्सा बना लें, मुझे भी 6 मंथ्स की सजा। क्लॉज 9, whoever being so engaged or hired as referred to in subsection 8 goes armed or engages or offers to go armed, ठीक है, कि मतलब विद एनी डेडली वेपन और एनीथिंग, 2 साल की हद तक की सजा। कि whoever being engaged और hired, किसी कोई भी ऐसा इंसान जिसको हायर किया गया है और वो खुद को हायर करवा के हायर हुआ है और साथ में डेडली वेपन्स भी उसने अपने धारण किए हैं, अपने पास रख लिए हैं उसके दौरान, तो 2 साल की हद तक की सजा। सेक्शन 190, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अच्छा, कि कहता है कि अनलॉफुल असेंबली 5 या 5 से ज्यादा लोगों की बनती है, तो उन्होंने कोई भी काम किया, कोई भी कांड किया, कोई भी ऑफेंस कमिट किया, मर्डर, रेप, डकैती की, तो सारे के सारे उसके अंदर लायबल होंगे, ठीक है। अब कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नीचे आप एक बात लिख लो जो बेयर में मैंने लिखी हुई है, इम्प्यूटेड क्रिमिनल लायबिलिटी प्रिंसिपल इज लेड डाउन इन
both common intention and common object section under section 3 subclause clause 5 and section 190 of भारतीय न्याय संहिता। इसका एमसीक्यू आ सकता है, बहुत तगड़ी प्रोबेबिलिटी है। It's a specific distinct offense as it specifies for punishment। अच्छा, सेक्शन 190 जो है कॉमन ऑब्जेक्ट की जो बात करता है वो अपने आप में एक सब्सटेंटिव स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट ऑफेंस है। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफाई करता है पनिशमेंट को। वो कैसे? क्योंकि एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस कमिटेड। वो मतलब बात ही ये करता है कि कोई भी बंदा, पहली बात तो अनलॉफुल असेंबली होना अपने आप में ही इलीगल है, और ऊपर से साथ में गिल्टी होना किसी ऑक्सिलरी एक्ट के साथ, तो ये स्पेसिफाई करता है पर्टिकुलर पनिशमेंट भी। क्या पनिशमेंट दी गई है? पनिशमेंट इज सेम एज फॉर द ऑफेंस कमिटेड। ठीक है। वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी हिमाचल प्रदेश, इसमें दोनों कॉमन इंटेंशन विच इज सेक्शन 3 क्लॉज 5 और कॉमन ऑब्जेक्टिव विच इज सेक्शन 190 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, दोनों का डिफरेंस बताया गया और इस जजमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। नोट्स आपने बनाने होंगे तो आप बना सकते हो। पहला तो बात करता है, जनरल बात ये बताता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमन इंटेंशन in itself does not create any specific offense, whereas section 190 common object does, as unlawful assembly is also punishable in itself। ठीक है, पहले तो ये हेल्ड किया। दूसरा उन्होंने पार्टिसिपेशन के ऊपर कमेंट किया, कहते कि सम एक्टिव पार्टिसिपेशन स्पेशली इन क्राइम इन्वॉल्विंग फिजिकल वायलेंस इज नेसेसरी। कि मतलब 34 धारा जो है पहले थी आईपीसी की, अब है सेक्शन 3 क्लॉज 5 भारतीय न्याय संहिता की, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होता है, स्पेशली जब मार पिटाई का केस होता है। सेक्शन 149 उसमें नहीं चाहिए होता। ठीक है। एंड द लायबिलिटी राइजेस बाय रीजन ऑफ मेयर मेंबरशिप ऑफ द अनलॉफुल असेंबली विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट देयर में भी नो एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि 5 से ज्यादा लोग गए हैं और वो सिर्फ खड़े हैं उधर। ठीक है। उन्होंने उनमें से कॉमन ऑब्जेक्ट सभी का ये था कि हमने इसको मारने जाना जान से, लेकिन एक्चुअल में 3 लोगों ने इसको मारा जान से, बाकी 3 जैसे स्पोर्ट करने में खड़े रहे। ठीक है। वो भी अंदर काउंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है 149 में। ये स्ट्रिक्ट धारा है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो अगर आपको 6 लोग मारने आ रहे हैं तो आप तो वैसे ही साइकोलॉजिकली इतने वीक हो जाओगे, और बाकी 3 लोग भी आपको मारेंगे, बाकी 3 लोग नहीं भी मारेंगे, वो खड़े भी रहेंगे, तो उनका होना, उनका प्रेजेंस ही इतना साइकोलॉजिकली ड्रेडफुल रहेगा। ठीक है। तो जो 149 है ना, जो एक तरह से दंगा फसाद करके 5 या 5 से ज्यादा एक तरह से ग्रुप बना के, गैंग्स ही बना के जो आते हैं, ठीक है, इकट्ठे, वो उनको फिर ज्यादा स्ट्रिक्टली डील किया जाता है एज पर लॉ। ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइंड विद अनलॉफुल असेंबली। ठीक है। और कंबाइंड विद द फर्दर एक्ट। स्कोप पे आ जाओ। सेक्शन जो कॉमन इंटेंशन का स्कोप है वो इतना वाइड नहीं है जितना कॉमन ऑब्जेक्टिव का वाइड है, दैट इज वाइडर इन इट्स एम्पलीट्यूड। ये भी हेल्ड किया गया, साथ में हेल्ड किया उन्होंने कि सेक्शन 3 क्लॉज 5 यानी कि कॉमन इंटेंशन कोई मिनिमम बंदे नहीं फिक्स करता कितने होने चाहिए, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट कहता है कि कम से कम 5 लोग होने ही चाहिए। दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू।